जय भीम नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने सुना आर्यों का आगमन, शूद्रों की उत्पत्ति एवं किसानों से कर वसूली के बारे में। आज हम बात करेंगे किसान की खेती की मौजूदा हालत के बारे में। विषय के शुरू में रात दिन खेत में जुटे रहने वाले मेहनती किसानों की दीनहीन स्थिति की चर्चा न करते हुए मैं खुद को मराठी कहने वाले उन अनपढ़ माली, कुर्मी या धनगर जाति के कर्ज में डूबे हुए उन किसानों के बारे में बताऊंगा जिनके पिता के दादा की बेटी या जिनकी माता के दादा की मौसी शिंदे अथवा गायकवाड़ घराने के बड़े या उसके बाद वाले लड़के से ब्याही गई हों। एक दिन नदी के पास के हवादार बगीचे में बने कलेक्टर के तंबू से निकलकर क्रोध के मारे दांत पीसते और लंबे डग भरते हुए एक किसान अपने गांव की ओर आ रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 की होगी। वह थोड़ा अस्त व्यस्त था। वह सिर पर घुमावदार सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए और आधी बांह वाली खादी की मोटी कमीज व आगे की तरफ मुड़े हुए सातारा के पुराने परंपरागत जूते पहने था। उसके कंधे पर एक मोटी सी खादी की चादर थी जिससे एक लाल बटुआ लटक रहा था। उसके वस्त्र पर होली के लाल पीले रंग पड़े थे। उसकी मोटी और मजबूत एड़ियाँ कहीं कहीं फटी हुई थी। इस कारण वह थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था। दाढ़ी मूंछ के कारण उसके दांत नहीं दिख रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी और मस्तक विशाल था। आंख की पुतलियां भूरी थी। वह गोरा और गोल मुंह वाला हंसमुख व्यक्ति था। दोपहर लगभग 2 बजे घर पहुंचकर भोजन करने के बाद अरगनी से चादर उतारकर उसने जमीन पर बिछा दी। सिर के नीचे लपेटा हुआ कंबल रखकर और मुंह पर अंगोछा ढांप कर किसान लेट गया। वह लेट तो गया परंतु सोचता रहा कि कलेक्टर साहब सुबह के नाश्ते में मस्त थे और उन्होंने उसकी सारी बातें न सुनकर उसे किश्त के पैसे देने की सुविधा न दी थी। इसी चिंता में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह चित्त लेटकर छाती पर दोनों हाथ रख मन ही मन बुदबुदाने लगा। गांव के दूसरे लोगों के समान मैंने ब्राह्मण कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म न की है, इसलिए उन्होंने गोरे कर्मचारी से कहकर लगान और धनराशि दुगनी करवा दी। फिर इस वर्ष अच्छी वर्षा न होने के कारण मेरी खेती और बागवानी चौपट हो गई। इसी दरमियान पिता का देहांत भी हो गया और उनके श्राद्ध में भी कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया। इसलिए पहले वर्ष के लगान के पैसे ब्राह्मण साहूकार से कर्ज लेकर चुकाया। बदले में उसने बगीचे वाली ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली और आगे चलकर पूंजी पर दुगना तिगना ब्याज लगाकर शेष बचे बाग की ज़मीन भी हड़प ली। उस साहूकार का चाचा ऑफिस में क्लर्क है, उसका चचेरा भाई कलेक्टर का सचिव है और उसका बहनोई मुंसिफ है और उसका ससुर यहाँ का फौजदार है। इसके अलावा सरकारी कचहरियों में भी उसकी जाति की भी भरमार है। फिर ऐसे साहूकार से बहस करने पर वे लोग इस छोटी सी भूल के लिए मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। इसी तरह मैंने दूसरे वर्ष घर की औरतों के शरीर के छोटे मोटे आभूषण बेचकर लगान दिया। इसके बाद हर वर्ष लगान चुकाने के लिए मैं गांव के गुर्जर मारवाड़ी साहूकारों से कर्ज लेता रहा हूं। उनमें से कितनों ने मुझ पर मुकदमा ठोक दिया है और मुझ पर वे अभियोग कितने वर्षों से कोर्ट में लटक रहे हैं। मैंने कचहरी के अधिकारियों, चपरासियों, मुंशियों, लिपिकों एवं वकीलों को इतनी रिश्वत दी है कि अब और देना मेरे बस के बाहर है। एक दो रिश्वतखोरी न करने वाले भी मिल जाएं तो वे इतने लापरवाह होते हैं कि गरीब किसानों के किसी काम के नहीं होते। धूर्त वकील कर्मचारियों के नाम पर हम लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं और हम लोग हमेशा मुसीबत झेलते रह जाते हैं। अगर हम साहूकारों की आज्ञा न माने तो हमें कोई साहूकार अपने दरवाजे पर खड़ा न होने देगा। पिछले साल बड़ी लड़की जिसकी हाल में ही शादी हुई, उसके सारे गहने देकर मैंने टैक्स की किस्त जमा की है, जिसके कारण मेरी बेटी को उसके ससुर ने अपने घर में नहीं रखा। ओह, मैं कितना बदनसीब हूँ कि उसके गहने बेचकर संकट से उबरना चाहा और उसके वैवाहिक जीवन को भी तबाह कर दिया। अब मैं इस वर्ष की लगान कहाँ से दूँ? बागवानी के लिए कुएं की मोट जो कि चमड़े का थैला होता है, उसे खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। पुरानी मोट तो छलनी हो गई, इस कारण गन्ने सूख गए। मक्के भी नष्ट ही होने को हैं। पशु आहार के साथ साथ चारे भी खत्म होने को है। भूख के मारे हट्टे कट्टे बैल भी सुस्त हो गए हैं। बहू बेटियों की साड़ियाँ फटकर तार तार हो जाने से विवाह के अवसर पर ली हुई बिछाने वाली चादर पहनकर वे दिन काट रही हैं।
बच्चों के आधे अंग ही ढके रह जाने से वे लोगों से मिलने जुलने में शर्माते हैं। घर का अनाज समाप्त हो जाने के कारण शकरकंद पर गुजारा चल रहा है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं थकी बूढ़ी माँ को ठीक से भोजन भी दे सकूं। मेरे वश में क्या है, बैल बेच दूं तो खेती का क्या होगा। अनपढ़ होने से मैं व्यवसाय भी नहीं कर सकता। अपना देश छोड़कर यदि परदेश जाऊं तो मुझे पेट पालने योग्य भी किसी भी प्रकार का हुनर नहीं आता। मैं यदि कनेर की जड़ को पीस कर पी लूं तो ये होनहार बच्चे कैसे जिएंगे। बूढ़ी माँ, पत्नी और मेरे नन्हे बच्चों को कौन संभालेगा। ये किसके दर पर जाएंगे और किसके आगे मुंह खोलें। इतना कहकर एक लंबी सी सांस लेकर वह रोते रोते सो गया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बाहर आकर मैंने देखा, एक मंजिला खपरेल का घर है। घर के ऊपर से घिरी हुई गौशाला है। उसमें 2-3 मरियल बैल जुगाली करते हुए बैठे हैं और वहीं कोने में अनाज रखने वाली कुछ बड़ी बड़ी कोठियां रखी हैं। आंगन में 8 बैलों वाली पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है। उस पर एक टूटी सी टोकरी है। बाईं ओर एक चौकोने चबूतरे में तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और बगल में जलपात्र रखने के लिए चबूतरे पर पानी से भरे कुछ मटके रखे हैं। वहीं पास में 3 ओर से आधी ऊंचाई तक गिरी दीवारों पर खपरेल स्नान घर है, जिसके बाहर इससे निकले हुए पानी के गड्ढे में कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। थोड़ी दूर पर चंपे के पेड़ के नीचे सर्दी से नाक भरे, पसीने से तरबतर एवं बदबू देते हुए शरीर पर एक दूसरे के उछाले हुए कीचड़ थोपे अर्धनग्न बच्चे नाच नाच कर खेल रहे हैं। इन्हीं में से एक बच्ची ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने पैरों में बीजों से बनी पायल पहनकर शराब बेचने वाली का पाठ कर रही है। सभी बच्चे बीज कंकड़ आदि के सिक्के देकर पानी पीते हैं और नशे का बहाना बनाते हुए एक दूसरे पर गिरते हैं। चोटी करने, बाल संवारने के समय निकले हुए कुछ बालों के गुच्छे छप्पर में यहाँ तहाँ ठूसे हुए हैं। इसी से सटे मुर्गी का बाड़ा है। वहीं कुछ नारियल की कड़ियाँ पड़ी हैं और थोड़े से बांस भी। दूसरी ओर हाथ पैर धोने की जगह है और बर्तन धोने के लिए पत्थर की पट्टी पड़ी है। खुली नालियों में जूठन जमा होने से मक्खियां भिनभिना रही हैं। थोड़ी दूर पर गंदगी के ढेर पर बच्चों के शौच किए जाने के कारण हरी हरी मक्खियां भिनभिना रही हैं। घास और चारे समाप्त हो जाने से पत्तियों के ढेर पड़े हैं। दूसरे कोने में गोबर के उपले रखे हैं। वहीं पर रोपे गए पेड़ के नीचे खेती के टूटे फूटे उपकरण रखे हैं और उसी के पास जंगली धतूरा उगाया है, जिसके बीच में हाल ही ब्याई हुई कुतिया, जिसके बाल चर्म रोग होने से उड़ गए हैं, आने जाने वालों पर गुर्राती हुई पड़ी है। बगल में ही डंठलों का ढेर पड़ा है। एक जवान स्त्री घर की ओर पीठ करके खाली जगहों पर गोबर के उपले थाप रही है। उसके दोनों पैर सन्ने के चलते घुटनों तक गोबर में लिपटे हुए हैं। ऊबड़ खाबड़ फर्श वाले रसोई घर में जहां तहां साफ की हुई काटी हुई सब्जियों के टुकड़े पड़े हैं। इधर कुछ फल, बीज व छिलके जमा हैं तो उधर सड़े गले प्याज के छिलके, जिनसे असहनीय बदबू आ रही है। बीच में चादर पर पड़ी पड़ी एक बूढ़ी औरत कराह रही है। उसके सिराहने खाने की प्लेट के साथ दाल में सने हुए बाजरे की रोटी वाला कटोरा और पानी का जग भी रखा हुआ है। झूले में पड़ी बच्ची जोर से रो रही है। इसके अतिरिक्त कहीं बच्चे के पेशाब का काला धब्बा है तो कहीं बच्चे के शौच साफ करने के बाद जमीन पर रह गए राख के सफेद से धब्बे। घर के कुछ कोनों में तंबाकू खाकर फेंकी गई पीक के लाल लाल निशान पड़े हैं। एक कोने में 3-4 औरतों से चलने वाला एक जांता है। दूसरे कोने में एक वृहद मूसल ओखली रखी है। दरवाजे के पास के कोने में झाड़ू के नीचे झाड़ बुहार करके रखे हुए कचड़े का ढेर पड़ा है और वहीं पर ऊपर में बच्चों के शौच साफ करने वाले छोटे छोटे कपड़े टंगे हैं। इधर चूल्हे के निकट धूल भरे तवे से लगा दूध का डिब्बा पड़ा है। वहीं रखी राख पर बिल्ली ने टट्टी कर उस पर राख ढक दी है। दीवार पर हर जगह खटमल मच्छर मारे जाने के धब्बे हैं। उन्हीं धब्बों में कहीं कहीं बच्चों के नाक के मैल तो कहीं नस्वार से भरी उंगलियों के निशान हैं। दीवार के एक आले में खाने के तेल की छोटी डिबिया, दंत मंजन, सींग से बनी कंघी, घिसे पिटे आईने पड़े हैं। साथ ही साथ रात के लिए 3-4 दिए पत्थर पर एक सीध में रखे हुए हैं।
उन दियों में बहते हुए तेल के निशान नीचे तक फैले हुए हैं। इन सब की सफाई वर्ष में एक बार होती है। दूसरे आले में आटे की टोकरी के पास बाजरे की बासी रोटी के टुकड़े पड़े हैं। तीसरे आले में कुछ हरी मिर्च, हरी धनिया और लहसुन के साथ आम की टोकरियां रखी हैं, जिन पर मक्खी मच्छर बैठकर एक ओर से खा रहे हैं और दूसरी ओर से विष्ठा कर रहे हैं। और तीसरे आले में फटे पुराने चप्पल व जूतों का ढेर पड़ा है। पास ही में चकमक पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। एक खूंटी पर पुराने फटे चादर कंबल रखे हुए हैं, तो दूसरी खूंटी पर बिछावन के गिलाफ रखे हैं। तीसरी खूंटी पर फटे पुराने वस्त्र पड़े हैं। बाद के कमरे में घुसने पर मैंने पाया, छोटी बड़ी दो कोठरियों में से एक में देसी ताला लटका है। यहाँ भी बहू बेटियों के कपड़े खूंटियों पर रखे हैं। ऐसी ही अन्य खूंटी पर घोड़े की लगाम और उसके जीन के साथ साथ तेल की खाली बोतलें भी टंगी हैं। एक खूंटी में तेल का डिब्बा लटका है। कमरे के आखिरी कोने में मिट्टी के कुछ बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं। बर्तनों की ऐसी ऐसी 5 कतारें हैं। बिरनड़ और घी के मटके रखे हैं। इसी तरफ देव मूर्ति रखने के लिए टूटी फूटी ईंटों से जगह बनाई गई है। नीचे के शेल्फ में कुल्हाड़ी दराती जैसे लोहे के औजार रखे हैं। ऊपर के शेल्फ में बिछे हुए कपड़े पर चांदी के देव प्रतिमाएं क्रम से रखी हुई हैं। वहीं छोटे से दिए और उसके तेल पात्र रखे हैं। पास ही सुगंधी की छोटी सी थैली टंगी है। नीचे ऊनी कंबल की बनी बोरी पर किसान खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सोया है। एक कोने में पुरानी बंदूक की नली खड़ी हुई है और तोशक मोड़ कर रखी हुई है। दूसरे कोने में हल की फाल, छड़ी के साथ अन्य उपकरण रखे हैं। ऊपर तहशीरों को जोड़ जोड़कर कीचड़ मिट्टी से अच्छी तरह पाटकर मजबूत और स्थायी मचान बनाया हुआ है, जिस पर सभी किस्म की सब्जियों के बीज छोटे छोटे मटकों में भरे पड़े हैं। कोने में ऊपर की तरफ माला बनाकर मकई के भुट्टे सुखाए जा रहे हैं। वहीं कुछ सब्जियां भी बीज के लिए सुखाई जा रही हैं। दूसरी तरफ कद्दू आदि सुखाए जा रहे हैं। खेती के औजार भी कहीं कहीं रखे हुए हैं। कोनों और दरारों में खेती से जुड़े हर तरह के छोटे बड़े कपड़े रखे हैं। छत के कपड़े 3-4 साल से नहीं पेरे गए हैं। रस्सियों के सड़ जाने से और चूहों द्वारा काट खाने से फसल के डंठल एक दूसरे से उलझ गए हैं। खुली हवा आने के लिए कोई खिड़की झरोखा नहीं है। कोने, कड़ियाँ, खंभे सभी धुएं से काले पड़ गए हैं। खाली जगहों पर मकड़ियों के बारीक व कलात्मक जालियां लगी हैं। मच्छरदानी सी दिखने वाली इन जालियों पर नन्ही नन्ही हजारों मकड़ियां खेल कर रही हैं। मचान आड़ी तिरछी लकड़ियों एवं कड़ियों पर जिधर देखो उधर मरे हुए कन खजूरों और मरी हुई मकड़ियों की विषैली चमड़ियां चिपकी हुई हैं। कड़ियों आदि की लकड़ियों पर हर जगह चूहों और तिलचट्टों ने अपनी विषैली गंदगी छोड़ रखी है। फुर्सत न रहने के कारण 4-5 सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। गर्मी में वर्षा होने के पूर्व उठी धूल भरी गर्म आंधी से, खपड़ों के छेदों से होकर ढेर सारी धूल के जमा हो जाने से हर तरफ गंदगी फैली हुई है। खराटे लेकर सो रहे किसान के खुले मुंह में विषैली धूल भर जाने से जहरीली खांसी की चपेट में आकर वह कराहने और छटपटाने लगा है, मानो वह बेहोश होने को है। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ खुद को संभालते हुए लड़खड़ाती हुई किसी तरह उसके पास आकर उसके सिर के नीचे लपेटे हुए कंबल रखकर उसकी ठुड्डी को हाथों का सहारा देकर रोककर कह रही है, ओ मेरे लाल, आंखें खोल। शनि से तुझे बचाने के लिए मैंने कई बार ब्राह्मण राम भट्ट को पैसे दिए। बहुत बार बिन तुम्हें बताए ही अन्न बेचकर हनुमान जी के सामने ब्राह्मण की पूजा करके फिर उन्हें और बहुत सी ब्राह्मण स्त्रियों को खिलाया है। मेरे लाल, कितनी बार तुझसे छिपाकर मैंने पैसे खर्च किए ताकि ईश्वर तुझसे खुश रहें। आज कलेक्टर के मुंह पर सवार होकर भगवान ने कुछ क्यों नहीं बोला और तुम्हें किस्त में टैक्स चुकाने की आज्ञा क्यों नहीं दिलवाई। अरे ओ पतित ब्राह्मण, तुमने शनि और सत्यनारायण के नाम पर मुझसे पैसा ठगा और भोज लिया। ओ धूर्त ब्राह्मण, मेरे इस एक ही लाल के जन्म पर विपरीत ग्रह नक्षत्र के नाम पर तुमने डरा कर मुझसे पैसे ठगे और अब तुम्हारे सारे आशीर्वाद कहाँ हैं। अरे तुम लोग मुझे धर्म के नाम पर इतना ठगते रहे हो
कि उतने रुपयों से मैं अपने बच्चे की लगान पट्टी कई कई बार भर पाती और मैं अपने लाल की गर्दन में पड़ा फंदा छुड़वाकर उसे बचा लेती और वह सुखी हो जाता। अरे तुम में से ही एक राघु भरारी, जो कि पेशवा के अंतिम राजा का चचेरा भाई था, उसने इस गांव यानी कि तले गांव में गोरों को बुलाया था। तुमने ही गोरे साहबों को, जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी, झूठ मूठ बातें कहकर हमें कंगाल बनाया और अब तुम ही उनके विरुद्ध घेराबंदी करने और एकजुट होने का ढोंग करते हो। इतना ही नहीं, आज माली, कुर्मी आदि के कंगाल होने के चलते तुम लोग भी उनसे पैसे नहीं खींच पाते हो। इसलिए तुम सबने आज पैरों में बूट पतलून चढ़ाकर एवं सिर पर सफ़ेद अंग्रेजी टोपी डालकर गोरों का धर्म अपना लिया है। उनकी धर्म परायण गोरी जवान कन्याओं से ब्याह रचाकर और कार्यालय में सबसे आगे खड़े होकर कहते हो, हमारे पूर्वजों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सारे स्वार्थी और बनावटी हैं। पत्थर की गढ़ी उनकी सारी मूर्तियों का कोई अर्थ नहीं। ये सब पाखंड उन्होंने अपने पेट भरने के लिए किया है। उन्होंने अब परदेसी सेना में सत्यनारायण उपस्थित करके तुम सब अनपढ़, भोले और भावुक माली खेतीहर किसानों को नाच नचाया है। इस कारण तुम सब उनकी झूठी बातों और धातु पत्थर के भगवान में न फंसकर सत्यनारायण कथा के लिए ऋणग्रस्त ना बनकर निराकार परमात्मा की खोज करो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। खैर, आइंदा तुम्हें कुर्मी माली को उपदेश देने की जगह अपने संबंधियों को यह कहना चाहिए, इन सभी झूठे धर्म ग्रंथों को जला दो। ब्राह्मणों के बार बार ऐसा कहने, माली, कुर्मी और गडेरिये दिग्भ्रमित मत होना और उनके द्वारा अनुकूल व्यवहार करने से किसानों का विश्वास उन पर जरूर बन जाएगा। अगर हम किसान लोग ब्राह्मण पादरी की राय मान लें, तब कार्यालय में कार्यरत हमारे सगे संबंधियों और गोरे अधिकारियों से आंख चुराकर वे हमारे ही बच्चों का नाश कर देंगे। तभी किसान होश में आया और अपनी माँ के गले से लिपटकर रोने लगा। अब मैं रात दिन खेती में जुटे रहने वाले कंगाल, दीनहीन और एकदम अनपढ़ माली, कुर्मी, गडेरिया आदि की वर्तमान स्थिति का वर्णन संक्षेप में करता हूँ। यदि सभी लोग उनकी स्थिति पर ध्यान दें तो यह उन पर बहुत उपकार होगा। भाइयों, आप यदि स्वयं शोध करें तो आपको सहज विश्वास होगा कि सभी छोटे बड़े गांवों में प्रायः किसानों के खपरेल वाले बड़े बड़े घर होते हैं। सभी के रसोई घर में लोहे की धोखनी, लोहे के बर्तन औजार, लोहे के तवे, पत्थर के चूल्हे, दूध के बर्तन, खाना पकाने वाली मिट्टी की हंडियाँ और कहीं कहीं तांबे के बर्तन आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त तरह तरह के अनाज बर्तन आदि में रखे रहते हैं। हरी सब्जियां रखी रहती हैं। शोध के दरमियान आप पाएंगे साहूकार के यहाँ से बीती शाम ही लाए गए अन्न जमीन पर रखे हैं। पुरानी साड़ी आदि को फाड़कर गोबर के उपले उठाने के कपड़े कोने में रखे हैं। वहीं पर दिए, तेल, कंघी और कुमकुम के डिब्बे पड़े हैं। ऊपर जलावन की लकड़ियाँ और झाड़ियाँ रखी हैं। नीचे जमीन पर खेती के औजार रखे हैं। दरवाजे से लगे बाहर की ओर नहाने के लिए पानी जमा किया हुआ है। दाईं ओर ऊपर से पाटी हुई गौशाला है। किसान के साथ दिन भर खेत में काम करने के साथ साथ घरेलू कामकाज संभालने वाली स्त्रियां सूती साड़ी चोली धारण कर चांदी या सस्ते धातुओं की बालाएं पहनी हैं। गले में सोने का हल्का सा मंगलसूत्र है। पाँव में उंगलियों में तांबे के बिछुए हैं। इसके अलावा श्रृंगार के नाम पर आंख में काजल और माथे पे बस कुमकुम है। दिन भर जानवरों के पीछे दौड़ने वाले नंग धड़ंग बच्चों के हाथ में चांदी के कड़े के स्थान पर कान में मात्र पीतल की बालियां हैं। किसानों के कमर पर सूती कपड़े की डोरी लपेटी हुई रहती है। वे खादी की लंगोटी व छोटी सी घुमावदार पगड़ी पहनते हैं। साधारण धोती भी न रहने पर वे कमर पर मोटे कपड़े डाल लेते हैं। इसके अलावा उनके पूरे बदन खाली रहते हैं। पैर में फटा पुराना जूता या फिर फीता वाला जूता रहता है, जिसे वे ठंड और बरसात के दिनों में खेत में काम करने के योग्य नहीं रह जाता। उस पर भी अनपढ़ होने से उनमें सोच विचार की बिल्कुल शक्ति नहीं रहती और वे धूर्त ब्राह्मणों की बात व उपदेश सुनकर हरि विजय आदि निरर्थक पुस्तकों की झूठी कहानियों पर विश्वास करते हैं। फिर पंढरपुर आदि की यात्रा, कृष्ण राम जन्म, सत्यनारायण कथा आदि में वे पैसे बर्बाद क्यों न करें और होली में नंगी नाच क्यों न देखें। ज्ञान से अरुचि एवं अनपढ़ होने
और हमेशा अज्ञानी रखे जाने की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चलते ज्ञान से होने वाले लाभ को जानने की जगह वे लगातार भिखारी होते जा रहे हैं। ऐसी गंदी मंशा हमारे वर्तमान सरकार की नहीं है, फिर भी उनके ऊपरी व्यवहार से यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसान सुशिक्षित हों। इस बात के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के दिल में वास्तविक तिलमिलाहट नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसान की शिक्षा के नाम पर लोकल फंड के माध्यम से आज तक लाखों रुपए हड़पे हैं। बावजूद इसके आज तक उसने किसानों में से किसी एक को भी कलेक्टर बनने योग्य शिक्षा नहीं दी। इसका कारण यह है कि गांव की पाठशालाओं में पुरोहित ब्राह्मण ही अध्यापक हैं। इन ब्राह्मणों का मूल्य तो कीचड़ मिट्टी में काम करने वाले मिस्त्रियों कुम्हारों से भी कम है, क्योंकि इन्हें यह भी नहीं पता कि हल की मूठ किधर से पकड़ी जाती है। ये केवल मुंह के शासक हैं, अपने सभी कार्यों के लिए पूर्णतः किसानों पर आश्रित हैं। इनके पूर्वजों ने किसानों को नीच बनाकर हाशिए पर ला दिया और खुद को मानवों में श्रेष्ठ मान लिया। अतः ये ब्राह्मण किसान के बच्चों को उपयोगी शिक्षा और अनुशासन का पाठ क्या पढ़ाएंगे। काफ़ी मशक्कत करने पर भी जब इन्हें बड़े शहरों में काम नहीं मिलता, तब ये शिक्षा विभाग में अपना जुगाड़ बैठाकर शिक्षक बन अपना पेट पालते हैं। परंतु कितने ही किसानों का गुजारा खेती से न होने पर वे बड़े शहरों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इन किसानों के इने गिने बच्चे ही विद्वान बन पाते हैं, मगर सरकारी कार्यालय में ब्राह्मणों का दबदबा होने के कारण ब्राह्मणों के द्वारा किसान को बर्बाद किए जाने का विरोध ऐसे इने गिने बच्चे भी नहीं करते। उल्टे ब्राह्मणों के ही अपने बनकर एवं उनकी द्वारा की गई सभाओं में उनका साथ देकर वे सरकार के विरुद्ध शोर मचाते हैं। ब्राह्मणों के साथ निंदा राग ना अलापने के डर के मारे ये टट्टी कर देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अपनी पुस्तकों के साथ साथ समाचार पत्रों में भी इनकी भरपूर बुराई व निंदा छापेंगे। इसके अलावे मामलेदार, पेशकार, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर, न्यायाधीश आदि सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को किसान कर्मचारी के विरुद्ध हर तरह से भड़काया जाता है। फलतः इसकी स्थिति नाजुक हो जाती है और उसकी नौकरी भी दांव पर लग जाती है। दूसरी तरफ समुद्र पार करने पर लगे प्रतिबंध की अनदेखी कर ब्राह्मण लोग विदेश से लौटकर भी अपनी जात बिरादरी में पुनः जुड़ जाते हैं, किंतु समस्याओं के जाल में फंसे ये एक दो गिनती के पढ़े लिखे भोले किसान भी अपने निश्चल संबंधों को शर्मिंदा करके इन ब्राह्मणों को अपने घर बुला उन्हें सम्मान देते हैं, उनसे पूजा पाठ करवाते हैं। इस नमक हरामी को क्या कहें। शायद सरकारी ब्राह्मण कर्मचारी की मदद के बिना इनके पेट नहीं भरते, तो गांवों में क्या कम है जो अपना पेट भर लेते हैं। खैर, आज किसानों को सुबह बाजरे की बासी रोटी और थोड़ी लाल मिर्च की चटनी, दोपहर को रोटी के साथ थोड़ी खट्टी दाल और रात को दाल के साथ बाजरे या मक्के की कनकीब नसीब है। कभी कभी जब इन्हें मरुआ बाजरे की रोटी भी नहीं मिलती, तब ये मूली गाजर पर ही रह जाते हैं। खेत में काम करते हुए भूख लगने पर ये कच्चे आम, इमली या वहाँ पर जो भी कुछ मिल जाए उसे खाकर और गटागट पानी पीकर हल चलाते हैं। और जब भरपेट रोटी मिलती है तब वे पानी पीना भूलकर उस पर टूट पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें दिन भर डकारें आती रहती हैं और बदहजमी हो जाती है। फिर पैसे के अभाव में दवा दारू न होने के कारण वे टाइफाइड के चपेट में आकर मर जाते हैं। पर्व त्योहारों में इनके घर पुआ, बचका और फिर दाल भात बनाए जाते हैं। बहुत से घरों में दाल रोटी के साथ मुंह लगाने के लिए मुंगोड़ी की सूखी सब्जी रहती है। निर्धन किसान को गुर्जर मारवाड़ी से उधार न मिलने पर महुए और ज्वार की रोटियों पर रहना पड़ता है। कितने ही किसानों की यह हालत है कि वे कर्ज लिए बिना टैक्स दे ही नहीं सकते। बेचारे किसान 20-25 रुपयों का कर्ज लिए बिना अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, बहुत अधिक कर्ज में डूबे हुए किसान के बेटे की शादी के लिए गुर्जर मारवाड़ी से कर्ज न मिल पाने पर उनके बेटे ऐसे ही रह जाते हैं और दुर्व्यसनों के शिकार होकर क्षय रोग के कारण मर जाते हैं। भविष्य में मैं योग्य डॉक्टर व विद्वानों से मिले प्रमाणों के आधार पर किसान का घूसा नाम से एक लेख लिखूंगा। बहुत से नौजवान चोरी छिपे कोठे पर जाकर तो शेष लूटपाट के लोभ में पड़कर अपनी जिंदगी को खो बैठते हैं। जिन माली, कुर्मी या गडेरिए नौजवानों की शादी के लिए उधार या अन्य तरीके से पैसे नहीं मिल पाते,
वे दिन में खेत में काम तथा रात में चक्की पर काम करते हुए हिजड़ों की तरह औरताना गीत गाते हैं और शाम को हर तरह के नीच काम करते हैं। इसी तरह वहाँ की जवान स्त्रियां प्याज काटकर, हल्दी पीसकर, बाजरे को भूनकर दलती हैं। इसलिए इन पदार्थों की दुर्गंध रात दिन में काम करने वाली दूल्हे की माँ की साड़ी पर मिल जाती है। फिर उसके सारे बदन से इतनी दुर्गंध निकलती है जिससे आसपास खड़े लोगों को परेशानी होती है। आंगन में सेमल की लकड़ी और आम्र पल्लव से मंडवा खड़ा किया जाता है। शूद्र कर्कश ढोल पीटता है। फिर दूल्हे को मुट्ठी भर भात, थोड़ा सा गुड़ और नाम मात्र के घी से मुंह छुआई, जिसे कि गडनेर कहते हैं, उसकी रस्म अदा की जाती है। वर के साथ रहने वाली लड़कियां बाकी बचे कौर पर भेड़िए की तरह टूट पड़ती हैं और उसे क्षण भर में ही चट कर जाती हैं। फिर बिना कुछ बिछाए ही गली में भोज शुरू किया जाता है। अपनी थाली के साथ ही इस भोज में सभी लोग बैठते हैं। वे लोग भाग्यशाली होंगे जिनकी थाली पर ज्वार बाजरे की रोटी के साथ बकरी की आंत या नस के कुछ टुकड़े भी गिर जाएं, क्योंकि बकरी की टांगें 2-3 दिनों तक अतिथियों एवं बच्चों को खिलाने के लिए एक और लटकाकर रखी रहती हैं। गांव भोजन के समय किसान भात के साथ थोड़ी दाल और आलू गाजर की नाम मात्र सब्जी खाकर भरपेट पानी पीकर डकारते हैं। मात्र 1000 लोगों के लिए भी थोड़ा सा घी इस भोज में नहीं रहता। किसान के भोज के इसी आडंबर पर झूठे ब्राह्मण अपने समाज में यह अफवाह फैलाते हैं और अधिकारियों को यह सूचित करते हैं। अपने बच्चों की शादी में पानी की तरह रुपए बहाने के चलते ही ये किसान कर्जदार हो जाते हैं। किंतु इन ब्राह्मणों ने अपने भव्य और खोखले समाज में एक भी शूद्र को शामिल कर क्या अपने साथ बैठाया है? या गांव घर में जाकर वेद उपदेश देने वाले एक ब्राह्मण ने भी, जो किसानों को फिजूल खर्ची बतलाते हैं, क्या किसान के घर जाकर उसका भोजन चखा है जो किसान खाते हैं? ब्राह्मण स्त्रियां नाटक के तौर पर उन गीतों को गाती हैं जिन्हें किसान स्त्रियां अन्न पीसते समय गाती हैं, किंतु अपने बच्चों की शादी में इनमें से एक भी महिला को किसी ने ज़्यादा मात्रा में अन्न पीसते नहीं देखा। अगर किसी ने ऐसा करते हुए देखा हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसका आभारी रहूँगा। क्या इन ब्राह्मणों ने भी कभी अपने हाथों से खेती की है? क्या इन्हें खेती का ज्ञान है? फिर इनकी औरतें भी क्या किसान स्त्रियों के समान काम करती हैं? क्या किसान की स्त्रियों की तरह ये अपने पति के साथ हल चलाने, बीज बोने और फसल छटनी में हाथ बटाती हैं? राख का भारी बोझ उठाना, गोबर कूड़े आदि उठाने का काम और गर्मी के दिनों में खेती के काम कम होने पर सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम क्या ये करती हैं? भिक्षुक ब्राह्मण पति की सेवा के बदले ये स्त्रियां अपनी दिनचर्या पूरी कर धार्मिक कथाएं सुनने बैठ जाती हैं। शादी ब्याह के दिनों में ये चक्की चलाने या कीमती वस्त्र तैयार करने के काम न कर किसानी स्त्रियों के सिर पर रखी चीज़ों के बस आगे पीछे ही करती रहती हैं और शूद्र किसान इनके ऊपर छतरी टांगे रहता है। किंतु इन पाखंडियों की तरह ये किसान अपने संबंधियों के लिए खर्चीले भोज नहीं करते। अपने घर की बहू बेटियों का ख्याल बुलाकर खूब पैसे खर्च करके वैश्याओं का नंगा नाच नहीं देखते। क्या ब्राह्मण और गोरे अधिकारियों ने किसानों को अपने पूरे जीवन में एक बार भी अच्छा भोजन करने का सामर्थ्य छोड़ा है? ऐसे मुंहजोड़ लोगों से क्या हम तर्क करें? इन्हीं ब्राह्मणों के पुरखों ने मनुस्मृति आदि ग्रंथ में जाति विभेद को जन्म देकर शूद्रों को सबसे नीच कहा है। अगर ये ऐसा ना किए होते तो एक चमत्कार होता। कुछ कलेक्टरों के बच्चों और उनकी पत्नियों के साथ गवर्नर की मखमल के फूल जैसी नाजुक मैडम को किसान के घर शादी के अवसर पर आसानी से बुलाकर मुख्य अतिथि बना दिया जाता और इन कार्यों में इन सबसे भी मदद ली जाती। अगर ऐसा होता तब मैं भी अपने नाम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि गंदगी, भीड़ भाड़, व्यवस्था और भोजन सामग्रियाँ देखकर वे सभी अपने बच्चों के साथ भाग खड़ी होती। तब पीला डंडा लेकर और गोल पगड़ी पहनकर कोर्ट के बाहर नौकरी करने वाले किसान पुत्र के सामने ही लोगों में यह बात मैं दावे के साथ कहता। गोरे और काले दोनों कर्मचारियों ने सरकार की आंखों में धूल झोंककर अपनी मौज मस्ती के लिए किसानों को इतना शर्मिंदा किया है कि खुद सरकार को सरकारी कोर्ट में इन्हें बुलाने में भी लाज लगती है। जबकि इन्हीं की मेहनत के बदौलत गोले बारूद, काले कर्मचारियों की बेहिसाब तनख्वाह, गोरे लोगों की भोग विलासिता और उनकी पेंशन टिकी है।
किसान कोर्ट में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जो राष्ट्र का आधार है। क्या उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसे समय भर पेट भर भोजन व तन ढकने के लिए कपड़े न मिलते हों, जिसकी गर्दन पर लगान चुकाने की तलवार हमेशा लटकती रहती हो, जिसे साहब लोगों का कुत्ता तक झांक कर न देखता हो। उसे कहा भी जाए तो क्या कहा जाए, जिसे अपनी भाषा की लिपि का एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, वह खेती संबंधी अन्य भाषा की पुस्तकें पढ़कर खेती में सुधार कैसे करेगा। जिसे हमेशा भूखों मरना पड़ता हो, वह अपने बच्चों को शहर भेजकर कृषि विद्यालय में कैसे पढ़ाएगा। अब किसानों की वर्तमान स्थिति की ओर बढ़ा जाए। इस पवित्र देश पर हमारी दयालु अंग्रेजी सरकार के शासन के साथ ही अंग्रेज लोग बिना किसी उत्सव के ही बैल, गाय और गाय के बछड़े मारकर खाने लगे। मुसलमान, अछूत, दलित आदि लोगों ने भी ऐसा ही किया, जिससे किसान की आय का मुख्य जरिया ही लकवाग्रस्त हो गया। ऊपर से वर्षा की कमी के कारण सूखा हो जाने पर चारा के अभाव में पशु मरने लगे। फिर वन विभाग के कायदे कानून और चारे की कमी के चलते पशुओं की प्रजनन क्षमता भी कम हो गई। पशु रोगग्रस्त होकर हजारों की संख्या में मरने लगे। किसान उनकी खूंटियां उखाड़ने लगे। फिर पशुओं की कमी के कारण खेती का सही उपयोग न होने से पैदावार घट गई। तब इतना ही नहीं, ब्राह्मण कर्मचारियों की सहायता से हर 30 वर्ष पर भूमि का सर्वे कराकर धूर्त सरकार मनमानी लगान टैक्स भी बढ़ाती रही है। हिम्मत टूट जाने से किसान अपने खेतों की ठीक ढंग से जुताई भी नहीं कर पाते और तब लाखों किसान अपने पेट भरने के भी काबिल नहीं रहे। वे स्वयं को भी नहीं संभाल पाए और कमजोर होने के चलते महामारी के शिकार होकर हजारों की संख्या में मरने लगे। इसी फटेहाली में सूखा हो जाने से भी हजारों किसान भूखमरी की मौत मरने लगे। बावजूद इसके जनसंख्या वृद्धि, एक ही खेती की बार बार जुताई और जमीन को कभी परती न छोड़े जाने से भी पैदावार कम हो गई। इसके अलावे अनाज, सूती वस्त्र, चमड़े, ऊन आदि वस्तुओं के बड़े पैमाने पर हर वर्ष निर्यात होने एवं अज्ञानता या लापरवाही के कारण गोरे इंजीनियरों, डॉक्टरों व कर्मचारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर खादों को समुद्र में बहाए जाने से भूमि मृत हो गई। ओ गोरे इंजीनियर, गोरे डॉक्टरों से साठगांठ करके तुम पैसा कमाने का षड्यंत्र रच रहे हो। अपने देश की बनी चीज़ें यहाँ बेच, यहाँ के लोगों का धन बर्बाद कर और यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके उन्हें काले कर्मचारियों के नाम करने का ढोंग रचाते हो। आगे चलकर इन्हीं इमारतों के साथ यहाँ की सारी जनता दब जाए तो यह किसकी जिम्मेदारी होगी। यह सिर्फ पैसा और नाम कमाने के लिए किया गया है। कभी वर्षा की कमी, कभी बैलों की कमी, कभी ताजे बीज खरीदने के समय साहूकार से पैसे न मिलने पर या फिर पुराने बीज के प्रयोग के चलते फसल मारी जाती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से पैदावार की कमी के चलते किसान अपनी हालत और पैदावार की जानकारी देने ब्राह्मण कर्मचारी के यहाँ जब जाते हैं, तब वे साध्य स्नात ब्राह्मणों को अगरबत्ती, धूप जलाकर, भभूत लगाकर पूजा करते या धूल भरे पुराने धर्म ग्रंथ पढ़ते या फिर हाथ में माला लेकर वेश्याओं का ध्यान करते पाते हैं। किसान के आने की आहट सुनकर बिना आंख खोले ही ब्राह्मण पूछता है, कौन है? किसान जवाब देता है, सरकार, मैं हूँ किसान। ब्राह्मण कहता है, पूजा में विघ्न क्यों डालते हो? कुछ साग सब्जी लाए हो तो बच्चों को बिना स्पर्श किए घर में रख दो। दोपहर को कार्यालय आना, तुम्हारे नाम से दरख्वास्त बनाकर मैं साहब को सब बता दूंगा, तू अब जा। किसान उल्टे पांव बगीचे में लगे कलेक्टर के शिविर में पहुंचकर रसोइया, जमादार और सिपाही को सलाम कर शिविर द्वार से थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि कुछ साहब पैरों के नीचे मखमली गलीचा बिछाकर, मोगलाई पोशाक चढ़ाकर, लवेंडर की सुगंध लेते हुए खाने में मस्त हैं, तो कुछ गद्देदार पलंग पर पेट के बल लेटकर किताब की रंगीन बातें पढ़ रहे हैं और उदासीन हैं। इसलिए सिपाही उसे फटकार कर भगा देता है और वह भोग विलास, ठाट बाट और नौकर चाकर के परंपरागत अभ्यस्त गोरे साहबों को या फिर धन दौलत, उच्च जाति, रंग रूप और पवित्र संस्कार के गर्भ में डूबे काले साहबों को अपना दुखड़ा तक नहीं सुना पाता। इन दोनों साहबों और किसानों में जमीन आकाश का फर्क है। क्या ये परदेसी बेगाने लोग भूमि का सर्वे कर किसानों को राहत देंगे? कभी कभी सर्वे के समय गोरे अधिकारियों के शिकार पर जाने
बिल्कुल थके होने और शिविर में देर तक सोए रहने से क्रूर कुलकर्णी क्लर्क, डरपोक निरक्षर पाटिल और गांव के एक दो गुंडों की मदद से ईमानदार कर्मचारियों के द्वारा सर्वे होता है। अगर टैक्स में कटौती भी की गई हो तो यह गोरे अधिकारियों के ही जिम्मे होगी। बावजूद इसके किसानों को कर में कटौती न मिलने पर क्या उन्हें मारवाड़ी साहूकार से रुपए लेकर टैक्स चुकाना चाहिए या उन्हें लगान देना बंद कर एक लुटेरा बन जाना चाहिए, या फिर वे क्या करें? जब किसान पैसे उधार लाकर टैक्स चुकाने जाते हैं तो ये ब्राह्मण पुजारी की वेशभूषा बनाकर उनका रास्ता रोक उन्हें आशीर्वाद देकर पैसा ऐंठते हैं। इधर हमारी जवां मर्द सरकार के डरपोक कर्मचारियों ने किसानों से बंदूक बर्छी सभी कुछ छीन ली है। इसलिए थोड़ी बहुत वर्षा होने पर खेतों में जब कुछ फसल आती है तब रात में सुअर आदि आकर उन फसलों को नष्ट कर देते हैं। शेष बची फसल पर ब्राह्मण, मारवाड़ी साहूकार तथा अन्य जाति के गुजराती व्यापारी एवं दलाल आंखें गड़ाए रहते हैं और अपनी क्षमतानुसार छीना झपटी करते हैं। इतना ही नहीं, गुजराती ब्राह्मण रसोइया भी कुछ न कुछ अपना हिस्सा ले ही लेता है। खैर, जब किसान बाजार से लौटकर गांव के द्वार पर आकर पहुंचते हैं तो कुछ गुंडे और पाटिल उनसे शराब की मांग करते हैं। शराब न मिलने पर 2-4 दिनों के अंदर ही किसान को किसी न किसी आरोप के बहाने सम्मन मिलना तय है। वाह रे विद्वानों का सुशासन! किंतु उस न्यायपूर्ण शासन में देश की दक्षिणी सीमा से उत्तरी सीमा तक सोना ले जाना आसान था, और इस समय ज्ञान वस्त्रहीन किसानों के घरों में रोटी कपड़े न मिलने के कारण लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के पास चली गई और समुद्र पार के अंग्रेज आलस्य छोड़कर खूब मेहनत से उद्यम करके आगे बढ़े हैं। अपने यहाँ की जवान बूढ़ी सभी औरतों के साथ एक सा व्यवहार करना उन्होंने शुरू किया है, ताकि घरेलू कामकाज की जगह ये औरतें किसानों से मीठी मीठी बातें करें और उन्हें शिक्षा से विमुख रखकर उनसे पैसे ठग सकें, क्योंकि लक्ष्मी की ऐसी ही इच्छा है। इसके पीछे मूल बात निश्चित रूप से यही है। अंग्रेजों को विश्वास था कि अगर ये किसान शिक्षित होकर ज्ञानी बन जाएं, तो वे अपने कंधों पर हंटर रखकर धन की देवी को अपने घर लौटा लाएंगे और उन्हें प्रसन्न करके अपने यहाँ ही रोक लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अंग्रेज चीखते चिल्लाते हुए अमेरिका पहुंचकर दिन रात कठोर परिश्रम कर किसी तरह अपने पेट भरेंगे। अगर धन की देवी अपने पिता के पास न जाकर शांतिपूर्वक वहीं ठहरी होती तो ये भट्ट ब्राह्मण पवित्रता का ऐसा मानक बनाते कि अपने माँ बाप को भी दूर रहो, अभी हम पूजा करने वाले वस्त्र पहने हैं कहने में नहीं झिझकते। वे कहते हमें स्पर्श मत करो, अपनी छाया भी हम पर मत पड़ने दो। तब इन भूदेवों ब्राह्मणों ने किसानों की कैसी दुर्दशा की होती, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। पर मैं ये विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि इन लोगों ने तब अछूतों को, दलितों को इन नए भवनों की नींव में दफन कर दिया होता। अब अगर ये शूद्र दलित अपना उत्थान कर मनुष्य पद पाना चाहते हैं तो काले ब्राह्मण ईसाई बार बार ईसाई धर्म प्रचारकों के कान भरकर उन्हें असफल कर देते हैं, क्योंकि गोरों में भी ईसाई धर्म स्वीकार किए हुए काले उच्च वर्ण के लोग अनेक प्रकार के भेद पैदा करते रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों कितने ही पुरोहित और ब्राह्मण पूजा पाठ के बर्तन, पान आदि लेकर इंग्लैंड जाने लगे हैं। धन से अंधे समुद्र फतह करने वाले ये लोग शूद्र दलितों और यहाँ के किसानों के बारे में अंग्रेजों को क्या बताएंगे, और उन कहानियों से जाति भेद कितना गहराएगा, इसका अनुमान हमारे बेचारे गवर्नर जनरल क्या लगाएंगे। क्योंकि हमारे उद्यमी भूतपूर्व गवर्नर टेम्पल साहब के समय ब्राह्मणों ने अपने अधीन नहर तालाबों पर पेट के लिए काम करने वाले गरीब किसानों की जो दुर्दशा की थी, वह अफ्रीका की पराजय के बाद वहां से चुराकर अमेरिका में बेचे जाने वाले बच्चे की स्थिति से भी बदतर थी। अगर आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी बातें जारी रखूं तो किसान का कोड़ा से भी एक अच्छी किताब तैयार हो जाएगी। इसलिए आगे कभी मुझे समय मिल सका तो मैं इस पर लिखने की सोचूंगा। इस समय हिंदुस्तान के विषय में रात दिन लंदन में बड़बड़ करने वाले चतुर फॉसेट और मिस्टर ग्लैस्टन को यदि भारत लाकर 1 या 2 सप्ताह किसान के घर में रखा जाए तो वे दोनों इंग्लैंड जाने के बदले सीधे अमेरिका पलायन कर जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो भट्ट और ब्राह्मण के बच्चे इस किताब की जैसी चाहे आलोचना करके अपने पेट भर सकते हैं।
क्योंकि उन दोनों के द्वारा किसान की सच्चाई गवर्नर जनरल तक पहुंच जाएगी और ब्राह्मण किसानों को ठग नहीं पाएंगे। तात्पर्य यह है कि माली, कुर्मी, गडेरिया आदि किसानों के पास ईश्वर रचित कही जाने वाली बाइबल जैसी पुस्तक न होने से महाप्रतापी शिंदे होलकर जैसे महाराजा की संतान होने पर भी ये किसान मूर्ख ही रहे। आर्य ब्राह्मणों के विरोध के कारण संस्कृत की रूपावली का भी ज्ञान उन्हें नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता है कि वे मनुष्य भी हैं और उनके भी कुछ वास्तविक अधिकार हैं। यदि ऐसी बात न होती तो क्या किसान ब्राह्मणों के चरण पखार कर उस पानी को पीने की परंपरा चालू रखते? वे पत्थर, धातु की मूर्तियां, गाय, सांप, पेड़ आदि को भगवान मानकर क्यों पूजते? आर्य ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए उनको अनपढ़ रखकर सोच विचार की उनकी क्षमता को ही समाप्त कर दिया और वे भूत प्रेत, मूर्ति पूजा व जादू टोना के चक्कर में पड़कर अपना धन नष्ट कर देते हैं। दवा पर विश्वास न रहने से वे झाड़ फूक करने वाले ओझा गुणी के चक्कर में पड़कर अपने प्राण तक गंवा देते हैं। खैर, ये बातें और कभी। इस तरह चारों ओर से गर्दन कसी जाने से वे निस्तेज हो गए हैं। कम उम्र में किसानों के बच्चों की शादी हो जाने से उनके अपरिपक्व वीर्य का नाश होता है और इससे उनकी संतानें भी दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। पुराने समय में किसान की गुलेल का सामना किसी से नहीं हुआ, पर आज अंग्रेजी राज्य में उनके भावी नाती पोतों को सड़क छाप लोग भी कुछ नहीं समझते। दूसरी तरफ कम उम्र में ब्याहे जाने वाले लड़के और लड़कियों को उम्र आने पर एक दूसरे के रंग रूप, आचरण और स्वभाव अच्छे नहीं लगते और दोनों में अनबन हो जाती है और कुछ नासमझ जवान लड़के अपनी जवान पत्नी को छोड़ देते हैं। ये परित्यक्त लड़कियां अपने पिता के घर ही उम्र बिता लेती हैं। शेष ऐसी लवारिस लड़कियां जीवन के थपेड़े खाते खाते मर जाती हैं। किसानों के माता पिता बच्चों की राय लिए बिना ही बचपन में उनकी शादी कर देते हैं, इसलिए पत्नी पसंद न आने पर ऐसे लड़के दूसरा विवाह कर लेते हैं या किसी दूसरी स्त्री को रख लेते हैं। वे अपराधी हैं, मैं यह कह पाने में मुश्किल में हूँ, किंतु 4-5 शादियाँ कर लेने को कोई क्या कहेगा। मेरे विचार से उन्हें 5वीं शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब उनकी मौत पर उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार से मुक्त हो जाएंगे। कुर्मियों में से कुछ किसान किसी तरह व्यंकटेश स्रोत, तुलसी आख्यान या रुक्मिणी स्वयंवर जैसी किताबें पढ़कर 2-3 विवाह करके खुद को गांव का सम्मानित व्यक्ति समझते हैं और धूर्त ब्राह्मणों की संगति में झूठी रसीद बनाकर और झूठी गवाही देकर गांवों के किसानों को हर तरह से हानि पहुंचाते हैं। पढ़ने की क्षमता न रखने वाले मालियों में से कुछ लोग लोक कथा व धार्मिक कथा सुनकर और लोक प्रदर्शन देखकर, कुछ कथा, गीत और भजन याद कर इन क्रियाकलापों में माहिर होकर विद्वानों और ज्ञानियों को कुछ नहीं समझते और घमंड से चूर होकर पहली पत्नी के रहते 2-3 शादियां कर लेते हैं और तब वे कपड़े की बनी तंबाकू रखने की गंदी थैली और गंदे पीकदान बगल में रखकर उंगलियों में चांदी की अंगूठियां, कानों में मोती और सिर पर सुंदर टोपी पहने गलीचे पर बैठे रहते हैं। यदि उनके आग्रह पर पान चबाकर कोई इस गंदे पीकदान में थूके तब वह समूचा पान भी उगल देगा। तब वे गांजा बनाने वाले 1-2 पिछलग्गू के पास बैठकर अपनी छोटी मोटी वीर गाथा सुनाकर स्वयं को अमुखी नामी व्यक्ति के वंशज कहकर प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। इनकी पत्नियां समय निकालकर मेहनत कर पैसा कमाती हैं और तब इन्हें समय पर भोजन देती हैं। दोपहर को अच्छी नींद सोकर ये साहब पकी मूंछ पर हाथ फेरते हुए दोनों टांगों को फैलाकर झूमते हुए घर से बाहर निकलते हैं। फिर कुछ निठल्लू चापलूसों के साथ गली में निकलकर ये भोली भाली नवयुवतियों को जहाँ तहाँ छेड़ते रहते हैं। फिर जाति गुट बनाकर पंचायत में ये अपनों में अनबन करवाते हैं और चारों ओर लोगों के कान भरते रहते हैं। कुछ महिलाओं का तो इनके कारण पिता के घर या अपने पति के घर में भी रहना दूभर हो जाता है। अंत में ये सक्रिय मान्यवर दिन में पीने के लिए गरीबों को हर तरह से डरा धमकाकर पैसे खींचते हैं और तब घर जाकर स्त्री की टोकरी से फल आदि निकालकर खाते हैं और जब पत्नी खाना बनाती है तब वहां जाकर मीठी मीठी बातें करते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर ये निठल्लू भोज के लिए निश्चिंत रहते हैं। अगर ऐसे घृणित अनपढ़ लोग भोले भाले किसानों के नेता हों तो किसानों की स्थिति या उनके खेतों की स्थिति क्या सुधरेगी? जो भी हो, अपनी जानकारियों में से कुछ नमूने मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस विषय में स्वयं खोजबीन करेंगे तब आपको यकीन होगा कि आज किसानों की स्थिति इतनी भयानक है मानो कोई दैवी कोप हो। यहाँ दी गई जानकारियाँ सचमुच बहुत थोड़ी हैं।
मेरी प्राप्त जानकारियां काले ब्राह्मण मामलेदार और गोरे गजेटियरों के सहारे प्राप्त की हुई उद्यमी सरकार की जानकारियों से मेल नहीं खा सकती, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग ब्राह्मण से खाली नहीं है। शूद्र किसानों की शिक्षा पर ब्राह्मण निर्मित पुरानी निषेधाज्ञा ही इन सारी समस्याओं के मूल में है। कथा पुराण कहने वाले ज़्यादातर ब्राह्मणों ने किसान के मन में ऐसी धारणा बना दी है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाना पाप मानते हैं। मैंने तो अभी तक यही अनुभव किया है कि गरीबी के चलते किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अतः हमारी गरीब नवाज सरकार को चाहिए कि लोकल फंड एवं अन्य तरीकों से प्राप्त टैक्स के एवज में गांव के मराठी और अंग्रेजी विद्यालयों को बंद कर किसानों पर रहम खाते हुए लोकल फंड किसानों के बच्चों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करे और उनके लिए आवासीय विद्यालय खोलें। फिर गांव में विद्यालय खोलकर उसमें किसानों में से ही शिक्षक चुनें। ऐसे शिक्षकों के मिल जाने पर यह नियम लागू हो कि ऐसे शिक्षकों के विद्यालय में ही किसान बच्चे काम चलाऊ शिक्षा पाने के लिए खास उम्र तक पढ़ते रहें, किंतु इन्हें वास्तविक शिक्षा और सही ज्ञान मिले बिना इनके मन में बैठी कुटिल ब्राह्मणों की छाप नहीं मिटेगी और वे समझदार नहीं होंगे। दूसरों की मदद से चलने वाली हमारी सरकार यदि लोकल फंड को पूर्णतः शिक्षा विभाग के ब्राह्मण प्रोफेसर और डायरेक्टर पर खर्च करे तो इससे किसान बच्चे कभी शिक्षा नहीं पा सकेंगे, क्योंकि किसान के खेत के लिए जो घेरा दलित बनाते हैं वे हवा से उखड़ जाते हैं। कुछ भी हो, ये सब भाड़े के टट्टू हैं। शाम होते ही चुपचाप धर्मशाला पर जमा होंगे। सरकार के कान में यही बुदबुदाकर मैं आज यह मुद्दा खत्म करता हूँ। तो आज आपने सुना किसान के कोड़े से चौथा अध्याय, जो कि था किसान की खेती की मौजूदा हालत। अगले भाग में 5वां अध्याय लेकर किसानों के लिए ब्राह्मणों को मशवरा एवं सरकार से की जाने वाली उम्मीद के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय भीम, नमो बुद्धाय।